चलो पे अटेंशन माय डियर। हमने इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, जहां पर ओवरऑल हमने ये बात किया था कि ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स रिलेटेड फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाला प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सब किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। के बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा जो भी गुड्स रिलेटेड आइटम है, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स थेफ्ट, चोरी हो गया, गुड्स हमने फ्री में बांट दिया, गुड्स हमने विड्रॉ करके लेकर गए, तो एनी ऑफ द आइटम विच इज रिलेटेड टू गुड्स इज ट्रीटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से। समझा? यानी ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट किससे डील करता है? ये बेसिकली डील करता है गुड्स अकाउंट से। गुड्स 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 लाने के लिए किया गया खर्चा, और गुड्स अगर निकल जा रहा है फैक्ट्री से तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम वाले ट्रीटमेंट्स आप कहाँ करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है, इसमें 6 कंपलसरी आइटम्स हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये 6 कंपलसरी आइटम्स। उसके अलावा वर्क्स मैनेजर सैलरी है ना, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस है ना, तो उस तरीके के आइटम्स यानी फैक्ट्री के अंदर किए गए खर्चे। उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए किया गया खर्चा, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जैसे आइटम, यानी जो सामान लाने के लिए किया गया खर्चा, सारे खर्चे कहाँ पे लिखा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से। समझा? क्रेडिट में जितने भी गुड्स से रिलेटेड आइटम्स है वो सब कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से। आज का बेसिकली फोकस हमारा कहाँ पर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। पहला, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? ऑफिस। दूसरा मैंने बताया था सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन से रिलेटेड सर? सेलिंग रिलेटेड। उसके अलावा बाकी के जो शायद आइटम्स है वो ज्यादातर किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। यानी अगर आप ऑफिस में बैठते हो, अगर आप ऑफिस में जाते हो, तो ऑफिस में फाइल, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर जैसे आइटम्स को कहा जाता है स्टेशनरी, है ना। तो स्टेशनरी रिलेटेड आइटम हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस के लोगों की सैलरी हो गई, ऑफिस में जो भी असेट हम यूज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ये जितने भी खर्चे वो सब क्या है? ऑफिस के खर्चे है ना। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी मतलब पगार। ऑफिस में जो बंदा काम करता है उसको क्या देते हैं अपन? सैलरी। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्या देते हैं? वेजेस। ऐसा कहा जाता है। बेसिक डिफरेंशिएशन तो यही है कि जो फैक्ट्री में काम करता है वो मजदूर होता है, मजदूर को मिलता है वेजेस, और जो ऑफिस में काम करता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस नाम दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, जेरोक्स वगैरह का खर्चा कहाँ पर आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मालूम है और दो ऑफिस में कभी कभी लेटर वगैरह भेजना पड़ता है दूसरे ऑफिस में, तो वहां पर भेजने के लिए अपने को स्टैम्प वगैरह लगेगा, तो पोस्टेज का स्टैम्प लगता है, पोस्टल स्टैम्प लगता है ना। उसको थूक से चिपकाते हैं, देखा है क्या? वो छोटा सा रहता है स्टिकर, नहीं देखा है? अरे सॉरी, तुम लोग व्हाट्सएप के जमाने, कौन बचा? इंश्योरेंस, गाना गाता है तुम लोग, वो पोस्ट, सच में तुम लोगों ने पोस्टल स्टैम्प नहीं देखा? देखा है? नहीं तो पुराने जमाने की पिक्चरें देखो, संदेश आते हैं, तो तभी नया जमाने का नोटिफिकेशन आता है, मैसेज यहाँ से जाता है, गुड बाय सोना कहलाता है। फिर नहीं तो फोन आ गया तो हेलो सोना, बाबू सोना, जिंदगी का जादू टोना चालू रहता है। कौन कौन इसमें मोबाइल में ये कहता है बाबू सोना? कहते सब है, बताएगा कोई नहीं। फिर इंश्योरेंस, फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है,
तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और ऑफिस की बिल्डिंग का आपने इंश्योरेंस लिया तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। लीगल एक्सपेंसेस, कोई भी अगर कंपनी का किसी और के साथ मैटर वगैरह हो गया तो लीगल एक्सपेंसेस लगेगा, लॉयर वगैरह लगेगा, उसका जो भी खर्चा वो किधर आएगा, लीगल एक्सपेंसेस में। ऑडिट फीस, पूरे साल भर अपन हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, उस हिसाब किताब को चेक करने के लिए कौन आता है, ऑडिटर आता है, ऑडिटर को जो पैसा देता है उसको बोलते हैं ऑडिट फी। तो ये ज्यादातर एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, ऑफिस। किससे, अब सेलिंग पे आ जाओ। आपका जो सेल्समैन है, सेल्समैन पता है कौन होता है, हाँ है ना, पता है सबको, लड़कियों को पता होगा सेल्समैन, लड़कों को पता नहीं क्योंकि वो खुद ही रहते हैं, सही। लड़कियों को पता है 2-2:30 बजे के बाद आपके घर के आसपास एक बंदा लेके घूमता रहता है स्क्रैच कार्ड लेके, 250 रुपए का स्क्रैच कार्ड, गारंटी आपको कुछ ना कुछ लगेगा, गारंटी है आपको कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। तो वो स्क्रैच कार्ड से 250 रुपये दे के स्क्रैच कार्ड कभी मिक्सर पकड़ा के जाता है, कभी कपड़े पकड़ा के जाता है, देखा है तुम लोगों ने, नहीं देखा है, नहीं देखा है, तुम लोग बाल लड़की है, तुम लोगों ने देखा है ऐसा, नहीं सोरठ वोरठ खेलते नहीं तुम लोग। सेल्समैन होता है ना, वो घर घर आके आपको एक सामान समझाता है, अरे ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है, इसमें ये फायदे है, इसमें वो फायदे है। तो सेल्समैन घर घर आकर आपको सामान बेचने की कोशिश करता है। तो फुकट में बेचेगा क्या, वो कुछ तो लेगा बदले में। तो कंपनी से वो लेता है सैलरी, कंपनी से वो लेता है कमीशन, कंपनी से लेता है वो एक तरीके का स्पेशल अलावेंसेस। तो सेल्समैन से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, एडवर्टाइजमेंट करोगे, न्यूज़पेपर छापोगे ना, कैरिज आउटवर्ड, सामान लाने के लिए किया गया खर्चा कैरिज इनवर्ड कहलाता है, सामान ले जाने के लिए किया गया खर्चा कैरिज आउटवर्ड। जेठालाल की दुकान में जो सामान आएगा उसका जो ट्रैवलिंग है उसको बोलेंगे कैरिज इनवर्ड, टेम्पो से सामान आएगा। लेकिन बबीता के घर में सामान गोडाउन से जाएगा, अय्यर के घर में गोडाउन से सामान जाएगा, भीड़े के घर में गोडाउन से सामान जाएगा। तो ऐसा हाथ में लेके जाएगा क्या, एसी ले लो ऐसा बोलेगा क्या, नहीं, वो कैसे ट्रक में भेजेगा ना, तो वो होगा कैरेज आउटवर्ड। सेल्समैन का सैलरी, डोनेशन, रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन परचेज होता, रॉयल्टी ऑन परचेज होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉयल्टी ऑन सेल है तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अलाउ, कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कस्टमर है ना, अब यहां से आएगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आपने कहीं से कर्जा वगैरह लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपके पास असेट है उसका डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, राइट इनवर्ड हो गया, है ना। नॉर्मली मैं उसको ABCD बोलता हूँ, पूरा करेंगे ना, A फॉर ऑडिट फीस, B फॉर बैड डेट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट, है ना, F फॉर फ्राइट आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे, G फॉर गुड्स रिलेटेड आइटम, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। फिर I से इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ कुछ आइटम बीच में अल्फाबेट मिसिंग रहेगा। अगर ABCD के हिसाब से भी देखोगे तो 4-5 आइटम, कम से कम 10-12 आइटम तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएंगे आप, है ना। तो बहुत सारे आइटम्स आप लोग आराम से कर सकते हैं, सेल्समैन कमीशन हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गया, सेल्समैन का डिस्काउंट अलाउड, ये सारे आइटम्स। उसके बाद लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। प्रॉफिट हो रहा तो किधर लिखने का, क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। आपने कोई असेट बेचा, उस पर आपको क्या हो रहा है, फायदा, फायदा तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड, किधर लिखोगे, बट लॉस हो रहा है। 10,000 रुपए का कोई सामान है, उसको आपने 12,000 में बेचा, 10 का सामान 12 में बेचा, 10 का सामान 12 में बेचा, 10 का सामान 12 में बेचा, फायदा की नुकसान, फायदा, 2,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। 10 का सामान है 8 में बेचा, तो 2,000 आपके लिए क्या है, लॉस, लॉस किधर आएगा सर, डेबिट साइड, समझा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, है ना, फिर बैड डेब्ट्स, ये मैंने 4 कंपल्सरी आइटम्स आपके साथ डिस्कस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरटीडी माइनस ओल्ड आरटीडी, ये कंपल्सरी आइटम्स हो गए। उसके अलावा फॉरवर्डिंग चार्जेस, अनप्रोडक्टिव, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बैंक चार्ज, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस वही है।
टेलीफोन प्रोवाइडर, हाँ के ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, यानी ऐसे कोई भी खर्चे तो किससे रिलेटेड है सर? ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इस सब कहाँ पे रिकॉर्ड करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा, ये सब खर्चे किधर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट्री के रिलेटेड के एक्सपेंसेस किधर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? अब क्रेडिट साइड में आ जाओ, जहां पे भी रिसीव दिखेगा, क्या दिखेगा? रिसीव। चाहे वो रेंट रिसीव रहने दो, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रिसीव है, पैसा आ रहा है। ठीक है? बैड डेट्स रिकवर, पहले नुकसान हुआ था, बाद में उसको पकड़ा और अपन ने पैसा ले लिया। अपन ने सोचा था पैसा लेके भाग जाएगी, लेकिन इसके घर जाके अपन ने पैसा लेकर आ गए। बैड डेट्स रिकवर। ठीक है? सन्ड्री इनकम, इनकम बोला है ना, पैसा आ रहा है। मिसलेनियस रिसीव, पैसा आया है, कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन आया है। मिसलेनियस मतलब अदर तरीके से आया है। फिर अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ के ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझा? अगर मैं डेबिट में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो कर सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत वहाँ पर नहीं है, भाई अब सेकेंड तरीके से करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड रिसीव, फिर अप्रेंटिस प्रीमियम, यानी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कुछ मेहनताना मिल जा रहा है। सबलेट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। लास्ट में नेट लॉस, ये सारा मगजमारी किसके लिए होता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाल। ठीक है? समझा? पक्का? दो तीन चीजें वापस से समझ के लो। सबसे पहले अगर किसी को कुछ आइटम्स नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो ABCD से याद करने के लिए। ABCD मतलब कितने अल्फाबेट आप बना सकते हो खुद से, A to Z तक। जैसे A फॉर ऑडिट फीस है, दिख रहा है? A फॉर ऑडिट फीस, B फॉर बैड डेट्स, B फॉर बैड डेट्स, और बैड डेट्स का पूरा आपको खानदान मालूम है। C फॉर कमीशन, C फॉर कमीशन, देखो यहाँ पे कमीशन दिया रहेगा कहीं तो, दिया है। D फॉर डिस्काउंट, दिया है। D फॉर डिस्काउंट भी है, D फॉर डोनेशन भी है, D फॉर डिप्रिसिएशन भी है ना? तो जितना हो सके उतना करने। F फॉर फ्राइट, अच्छा फ्राइट इनवर्ड यहाँ पर है तो फ्राइट आउटवर्ड वहां पर होगा, है ना? या फॉरवर्डिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग है, काम एक ही है। ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट है, तो ऐसा बहुत सारे अल्फाबेट्स बनाओ, जैसे लाइन से कि क्या होता है ABCD से जल्दी याद हो जाएगा कि भाई ए से, सर ने बोला था A फॉर ऑडिट फीस, B फॉर बैड डेट्स, फॉर कमीशन, है ना? D फॉर डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, डोनेशन, है ना? E फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी हो सकता है ना? तो ऐसे ABCD से करोगे जल्दी याद हो जाएगा। F फॉर फॉरवर्डिंग चार्जेस हो जाएगा। ठीक है? अब G से कुछ नहीं है तो उसको हिंदी वगैरह में भी कर सकते हैं, जैसे G फॉर जनरल इंश्योरेंस बोलता हूँ मैं, है ना? या जनरल एक्सपेंस हो गया, है ना? ABCDEFG तक पहुंच गए। H फॉर, H से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नहीं है तो उसको वैकेंट रखो, बाद में अपन कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके हिंदी में लिख करके वैसे करने का। तो मैक्सिमम 26 से 27 आइटम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से याद हो जाएगी। ठीक है? समझ में आ रही बात? हाँ है ना? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? आइटम्स कौन से कहाँ पर आएंगे ये समझा? जैसे जैसे आप सम्स की तरफ बढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिलता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सम्स विल बी देयर। ज़्यादा नंबर ऑफ सम्स करोगे तो मार्किंग वगैरह, क्योंकि अपने को सम करते समय पहले अपन मार्किंग करने वाले, बाद में उसी आइटम्स को पोस्टिंग करने वाले, है ना? तो एक ही सम में दो दो बार अपन वही करने वाले जो अपन यहाँ पर सीख रहे हैं। बेसिकली आपको इसमें से अगर 10 या 15% भी अगर आइटम्स याद रह गए तो भी काफ़ी है। जैसे जैसे आप सम्स करते जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि सर ने पहले समय बताया ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है तो सेकंड सब में चेंज हो जाएगा, सेकंड सब में भी वही रहेगा, थर्ड में भी वही रहेगा, तो 300 सम में भी वही रहेगा, जितने सम्स करोगे सब में वही रहने वाला है। तो एक सम, दो सम, तीन सम, चार सम, धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ सम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट होने वाले हैं। ठीक है? तो उतना ज़्यादा बेसिकली याद हो जाएगा।
में से अगर 10 आइटम भी याद रहता है, जिसमें से 10 तो मैंने ऐसे याद करा दिया आपको कि यहाँ के कंपलसरी आइटम 4 वहाँ के, तो टोटल कितना हो गए 10। 10 आइटम्स तो आपको कंफर्म है, उसके अलावा जो करोगे वो अपने लिए एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में डाउट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? सर आपने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और डायरेक्ट इनकम। कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, समझा? और प्रॉफिट और लॉस में क्या आते हैं सारे? सर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं सर? इनडायरेक्ट इनकम्स आते हैं। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। अरे दोनों ही कौन सा अकाउंट है? अरे किसी को पता है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अरे गांव वालों पता है किसी को नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आप किसी जमाने में जब जैसे ही आपने कॉमर्स के खिड़कियों पे दस्तक दी होगी, वैसे ही आपकी किताब में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की किताब में, याद है चैप्टर नंबर 2 में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने आपको दस्तक दी होगी, जिसे हम अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। याद आया? हाँ सर कुछ तो हल्का याद आ रहा है, पिछले आपकी होगी याद आ रहा है। उस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में आपने 3 चीजें सीखी होगी। PRN, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी भी कॉलेज का नाम, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां पर आएगा? पर्सनल अकाउंट में। ऐसी कोई भी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो कहाँ डालते हैं? रियल अकाउंट में। जैसे कैश, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, असेट्स एंड लायबिलिटी वहां पे कवर होती है। नॉमिनल अकाउंट इट्स टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम, गेन। इनकम, ठीक है, इनकम या एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है, प्रॉफिट, लॉस, इनकम और गेन, इसलिए नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? अब तक यहाँ पे ना तो पर्सनल आया, ना ही यहाँ पर रियल आया, कहीं पे कुछ भी आया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको हमने कहाँ लिखा है सर? डेबिट साइड। कहाँ पर लिखा है? ये सब मेरे एक्सपेंसेस है, ये सब मेरे लॉसेस कवर दिखाएंगे। ठीक है, लॉसेस और एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? डेबिट साइड। दूसरा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट साइड क्या दिखा रहा है मेरा? इनकम। क्रेडिट साइड मेरा क्या दिखा रहा है सर? इनकम। और गेन, गेन मतलब प्रॉफिट्स, गेन मतलब प्रॉफिट्स। ये भी मेरे लिए क्या है? सेल्स इनकम है। यस और नो? है ना? तो नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट? प्योर कॉन्फिडेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैपिटल अकाउंट। क्या है सर अपना? बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर्स के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईज, यानी अगर कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर्स आ गए, ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर है, ए में 4 आइटम प्लस करना है, 6 आइटम माइनस करना है, तो प्लस माइनस के कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस कैलकुलेशंस को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। दूसरा पर्पस है, आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस में क्या बना है? कैपिटल अकाउंट। तीसरा,
बोर्ड एग्जाम्स में जब पेपर चेक होता है उसमें भी कैपिटल अकाउंट का वेटेज दिया जाता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूजन और क्या है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना ही है। अगर आपके कॉलेजेस के टीचर्स अगर नहीं बनाते हैं तो वो उनका लुकआउट है, लेकिन आपको बनाना चाहिए, समझा, बिकॉज इसके वेटेज होते हैं आपके। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है सर। कैपिटल अकाउंट मतलब बिजनेस में लाया गया पैसा, बिजनेस में लाया गया पैसा तो क्या बोलते हैं, कैपिटल। एनी ऑफ द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, अगर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो मैं क्या कौन सा अकाउंट बनाऊंगा सर, कैपिटल। और भाई साहब बिना पैसे के कोई बिजनेस चलेगा क्या, बिना पैसे के बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं क्या, बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट होगा क्या। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, रन करने के लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्सपांशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना, कुछ भी करना है, पैसा तो चाहिए। इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं वहाँ पे 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का मेन मकसद है दोनों का हिसाब किताब अलग रखो। पैसा अगर तुम्हारे पास आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है तो प्लस करने का, और जा रहा है तो क्या करने का। अब यहां पर उसी चीज को सिंप्लीफाई किया है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो प्लस करना है, प्लस करना है मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको पैसा माइनस करना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट, समझा। अब ध्यान दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल का और कैपिटल का ओपनिंग दोनों साइड है। अगर 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 क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो क्रेडिट में लिखने का, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखने का। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, क्या दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट डेबिट में दिया तो डेबिट साइड लिखना, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट साइड, डेबिट में दिया तो डेबिट साइड, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट साइड। कितनी बात क्लियर है। दूसरा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, एडिशन टू एडिशनल कैपिटल मतलब पैसा आ रहा है, पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है तो प्लस करने का, और बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, लेस। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब पर्सनल पर्पस के लिए निकाले गए पैसे को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सर अगर ड्राइंग अगर डेबिट में आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या रहेगा, डेबिट में। और कैपिटल अगर क्रेडिट में आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा सर, क्रेडिट में। वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, अरे हाँ है ना। उसके बाद अगर आपने असेट्स लाया तो वो भी, अगर मैंने पार्टनर को सैलरी दिया, अगर मैंने पार्टनर को सैलरी दिया, अगर मैंने पार्टनर को कमीशन दिया तो वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। कहाँ आएगा, देख मेरे पास समझो मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर है, उसको भी मैं काम कर रहा हूँ, दोनों हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर समझ ले मेरे पास पार्टनर नहीं होता, उसकी जगह पे कोई टीचर होता, वो पढ़ाता तो उसको पगार देना पड़ता था क्या। मेरी जगह मेरे साथ पार्टनर ना होकर अगर मेरा कोई एम्प्लॉय होता तो उसको पगार देता था मैं। अब मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि जो काम एम्प्लॉय कर रहा है वही काम तू भी कर, बदले में तू मुझसे पगार ले रहे। यहाँ पर बिजनेस में, बिजनेस के अंदर पार्टनर को हम क्या दे रहे, सैलरी और कमीशन। बाहर वाले को भी सैलरी दे रहे थे, इधर वाले को भी सैलरी दे रहे। समझ में आ रही बात, दोनों में फर्क है क्या, दोनों में फर्क है ना। एम्प्लॉय को अपन क्या देते हैं, सैलरी। अब एम्प्लॉय को हम लोग क्या देते हैं, सैलरी। एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया, एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा। पार्टनर को जो सैलरी दिया वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है और पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना है, बिकॉज दोनों पार्टनर तो अपना है ना, खून का रिश्ता अपना बिजनेस के अंदर है ना। पार्टनर को जो सैलरी दोगे, पार्टनर को जो कमीशन दोगे, वो कहां पे लिखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। कहां लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। क्लियर है। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड, और लास्ट में आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस आपका कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पर आए यहाँ पर।
अगर आपको यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन मिलता है तो यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और यहाँ पर आया तो आपको कहाँ लिखना है, असेट साइड में। कहाँ डालना है, असेट साइड। क्लियर है, पक्का। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा सर, इसके बारे मैंने बोला ना, कैपिटल अकाउंट पे अपन को डिटेल में डिस्कशन करना, क्योंकि कल भी मैंने यही बोला था, बिकॉज अपने को डिटेल में 4 सम करने का, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, असेट्स एंड लायबिलिटी। जितने भी असेट्स है वो कहाँ लिखना है, असेट साइड, और जितनी भी लायबिलिटी कहाँ लिखना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्रेडिट था, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट था, बट असेट और लायबिलिटी में बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। क्या है, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर वैन, ठीक है। अब फिर उसका गुडविल है, पेटेंट है, जितने भी आपके पास असेट्स है, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये जितने भी आइटम्स आप सुन रहे हो, उस सारे आइटम्स आपके क्या है, असेट्स। क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर, गुडविल, मोटर कार, डिलीवरी वैन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट, लोन दिया है, लूज टूल्स, बिल रिसीवेबल, लाइव स्टॉक मतलब किसी को भेड़ बकरी पालने का शौक होता है, पता है, तो उसके पास जानवर वगैरह पाल के रखा है उसने। शेर पाला तो वो लाइव स्टॉक नहीं है। शेर को तुम पालो, बाद में शेर तुमको ही खाएगा। सांप को पालो, सांप तुमको ही डसेगा। मालूम है कि नहीं। एक रियल इंसिडेंट है, शायद सुना है कि नहीं। असगर, पता है असगर, एक 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 लड़की थी, उसने ना उसको सांप बहुत पसंद है, तो उसने एक छोटा सा अजगर लिया था, तो सोचा उसको वो पालेगी। ठीक है, तो उसने वो छोटे अजगर को लिया और उसको पालना शुरू किया। धीरे धीरे वो अजगर बहुत बड़ा हो गया, शरीर से भी बड़ा हो गया, हाइट, है ना। तो एक रोज उसको फीडिंग वीडिंग करती थी, कभी चूहा मार के लेकर आती थी, चूहा खिलाती थी, कभी ये कभी मांस उसको खिलाती रहती थी, ताकि उसको खुश। एक दिन उसने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ खा ही नहीं रहा है। एक दिन नहीं खा रहा है, 2 दिन नहीं खा रहा है, 3 दिन नहीं खा रहा है, 4 दिन नहीं खा रहा है, प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और अजगर है ना, उसके बहुत प्यार करता था, और ये भी उसको बहुत प्यार करती थी। तो इसने प्यार के चक्कर में डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया। डॉक्टर ने उसको बोला, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये आपके बगल में आता है, बोला हाँ। क्या ये आपको लिपटने की कोशिश करता है, बोलता हाँ। क्या ये आपको राउंड करने की कोशिश करता है, हाँ। बोला अब आपको सतर्क होने की जरूरत है, इसको जंगल में छोड़ने का सही समय आ गया, बिकॉज ये अब आपको खाने की तैयारी कर रहा है। वो ये सेटिस्फेक्शन कर रहा है, क्या आप उसके लपेटे में आ सकते हैं कि नहीं। वो जिस दिन उसका आकार बन गया कि वो आपको आसानी से लपेट सकता है, उस दिन आपका शिकार करने के लिए रेडी है। क्योंकि आप सांप से कितना भी दोस्ती कर लो, वो अपनी शायद फितरत छोड़ने वाला। ठीक है, आपने उसको रोज कितना भी मांस खिला रहे, उसको उसका जब नेचर आ गया कि आज वो खाने वाला, तो आपको खाएगा ही, तो उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया। तो ऐसा ही है। तो लाइव स्टॉक में भेड़ बकरी आता है, गाय आती है, भैंस आता है। हाँ, हाथी पालेगा तो लाइव स्टॉक नहीं है वो। हाँ, जंगल का शिकारी थोड़ी ना है। फिर डिजाइनिंग चार्जेस एंड ऑल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रिपेयर्ड, रिसीवेबल इनकम, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर, फिर इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल एंड ऑल। तो ये सारे आइटम्स आपके क्या हो गए, असेट्स। कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, वो आइटम्स अपन डिटेल में डाउट सॉल्विंग वगैरह, या फिर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रोविडेंट फंड पूछा है, तो वो भी सब अपन डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी मतलब कर्जा। आपके पास क्या क्या कर्जा है, कैपिटल करंट तो आता ही है, पार्टनर से आपने लोन लिया, बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, किसी भी तरीके का फंड होगा, सैंड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्रोविडेंट फंड, ये सारे आइटम्स आपके कहाँ पे है, लायबिलिटी। क्या है, ये ज्यादातर आइटम्स जो है ना, वो आपको दिखते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यू कैन इजीली। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम ऐसे आइटम्स के बारे में जिक्र करते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी और आपके लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं।
अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो असेट है, और अगर आपने किसी से पैसा लिया तो वो कहां पर है, लाइबिलिटी। क्लियर है क्या? हाँ है ना। आज ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल और बैलेंस शीट के अंदर अगर समझ लो हमने ना 100 आइटम्स डिस्कस किए, उसमें से अगर आपको 15 से 20 आइटम भी अगर याद रहेंगे तो भी मेरा काम आसान है। कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और अच्छी चीजें समय के साथ ही अच्छी होती है। फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट के आइटम्स जल्द तुरंत याद हो जाएंगे ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, है ना। तुम लोग जादू देखने के लिए आए क्या? जादूगर के पास जाने का जादू देखने के लिए, है ना, सही कि नहीं? तो जादू देखने के लिए नहीं आया, तो इसलिए कोई भी चीज 100 के 100 आइटम अगर मैंने डिस्कस किया तो 100 आइटम याद होने वाले हैं नहीं है। ट्राई टू ग्रैब एटलीस्ट 15 to 20 थिंग्स। क्या होगा, धीरे 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 20 का 22 होगा, 22 का 25 होगा, धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ आइटम्स ही बढ़ते जाएंगे, और जहां पे 20 की जगह पे 40, 50, 60, 70, 80 तक भी जाएगा। ठीक है। सो ये आइटम्स आप लोग जब लिखोगे आपको कुछ चीजें जल्दी याद हो जाएगी, कुछ चीजें टाइम लगेगी, और धीरे धीरे वो कैप्चर हो जाएगा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर, पीएनएल के अंदर, कैपिटल के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इतने आइटम्स आते हैं। और जब किसी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर 30 आइटम है, उसमें से अगर आपने 6 भी कर लिया, 8 कर लिया, 12 कर लिया, 18 कर लिया, इसका मतलब आपको धीरे धीरे आना शुरू होगा, और जो नहीं आता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। डिफिकल्टी है ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट और लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में ऑल द आइटम विच इज रिलेटेड टू द पार्टनर, पार्टनर से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? क्रेडिट साइड में कैपिटल आएगा, डेबिट साइड में ड्राइंग आएगा। सैलरी दिया, कमीशन दिया, क्रेडिट साइड में, पैसा निकाला डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, नेट लॉस डेबिट साइड में। लास्ट में बैलेंस करना है, डेबिट क्रेडिट किधर भी बैलेंसिंग आ सकता है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी, एसेट्स के अंदर सारे एसेट्स डेबिट साइड, एसेट साइड में आएंगे, जितने भी कर्जा लिया है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, जितना भी वो सब लायबिलिटी में आने वाला है। डिफिकल्टी है किसी को? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए।